नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रियंका गांधी की बढ़ेंगी मुश्किलें। जमीन घोटाला मामले में प्रियंका का नाम सामने आ रहा है। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका के नाम का जिक्र किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी का नाम सामने आया है। तो जमीन घोटाले मामले में प्रियंका का नाम सामने आ रहा है, ये बड़ी खबर आ रही है। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम सामने आया है। रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका के नाम का जिक्र किया गया है, ये बड़ी खबर। प्रियंका गांधी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल, और देखिए प्रियंका गांधी की मुश्किलें अब कितनी बढ़ेंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी, और ऐसे में अब उन पर ये आरोप लगना, अब उनका नाम सामने आना, इस मामले की जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर प्रियंका गांधी कितनी जिम्मेदार है। लेकिन उससे पहले नाम आने के बाद से ही हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। आपको बता दें कि जमीन घोटाला मामले में प्रियंका गांधी का नाम सामने आया, वो लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी के नाम का जिक्र हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका के नाम का जिक्र हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी का नाम सामने आया। लगातार वो लेटर भी आपको न्यूज इंडिया दिखा रहा है। तो रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका गांधी के नाम का जिक्र किया गया है। ये लेटर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस तरह से प्रियंका गांधी का नाम आया है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। जमीन घोटाला मामला जिसमें प्रियंका का नाम रॉबर्ट वाड्रा के नाम के साथ आ रहा है। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी के नाम का जिक्र किया गया है। तो रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका के नाम का जिक्र किया गया। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए। आनंद, अब लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा ये नाम चर्चाओं का केंद्र बन चुका है, क्योंकि ईडी की तरफ से ये नाम अब सामने आया। क्या आगे पूरी जानकारी अपडेट चाहूंगी आपसे। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ही कि ईडी की चार्जशीट में प्रियंका वाड्रा गांधी का नाम आता है, उसके बाद से ही देश की सियासत में कहीं ना कहीं तेजी से या कहें गर्मी शुरू हो जाती है। हमारे पास वो चार्जशीट है जिसकी ईडी की चार्जशीट में साफ लिखा गया है कि प्रियंका वाड्रा गांधी, जो कि पत्नी है रॉबर्ट वाड्रा की, उन दोनों ने पहले रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन खरीदी फरीदाबाद के अमीनपुर में। दरअसल हमारे पास चार्जशीट आप खुद देख रहे होंगे, उन पे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन खरीदी फरीदाबाद के अमीन में, जहां उन्होंने एक एनआरआई बेसिसी थम्पी से जमीन खरीदी जो कि 40 एकड़ थी। बाद में जो जमीन का सौदा कराया गया था उसमें एक एजेंट था जिसका नाम था HL पावा। यही एजेंट से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन खरीदी और खरीदने के बाद उसको ही कुछ साल बाद वापस बेच दी, जिसके बाद एक बार फिर प्रियंका गांधी उसी एजेंट के पास जाती हैं जिसका नाम है HL पावा। उससे दोबारा जमीन खरीदती है और दोबारा उसी को बेच देती हैं। जब इस मामले में ईडी पूछताछ की सिलसिला शुरू करती है तो इसके बाद जो कि इसमें पहले जो कि एनआरआई बेस्ड एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सीसी थम्पी, उनसे जब पूछताछ की जाती है तो वो बताते हैं कि मेरा रॉबर्ट वाड्रा से कई साल पुराना, लगभग 10 साल पुराना रिश्ता है, जो कि मुझे रॉबर्ट वाड्रा से मिलवाया गया था। मैंने उसकी गाड़ी तक खरीदी जिसकी पेमेंट उन्होंने चेक और एनएफटी से की थी। तो तमाम चीजों को लेकर ईडी ने अब कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का नाम आने के बाद एक चीज को लेकर सिलसिला शुरू हो गया कि देश में राजनीति होगी, और जिन गंभीर धाराओं में प्रियंका गांधी का नाम सामने आया, दरअसल फेमा एक्ट यानी फॉरेन हवाला का मामला, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी और लगातार देश की सियासत में ये आप देखेंगे एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर सामने रहेगा। और मामला जब खुद गांधी परिवार को लेकर हो तो कांग्रेस भी इसमें पूरा लगातार आप देखेंगे आगे अग्रेसिव रहेगी और कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रोटेस्ट भी कर सकती है। लेकिन प्रियंका गांधी के आने के बाद सरकार इस मुद्दे पर अब कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। जी बिल्कुल अरविंद, और यहाँ पर यह भी समझना होगा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुश्किलें प्रियंका गांधी की अब बढ़ती हुई नजर आएगी। 2024 भी सामने आने वाला है। ऐसे में अगर यहाँ पर प्रियंका गांधी के नाम को लेकर विपक्ष या ये कह सकते हैं जो सरकार है वो हमलावर रहेगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कांग्रेस की बात हो और गांधी परिवार पर सीधा आरोप लगे तो कांग्रेस कहीं ना कहीं
उस मुश्किल में लहूलुहान होती है या कहें सीधा बैकफुट पर चली जाती है। और जैसी बात प्रियंका गांधी पर आए तो उसको लेकर आप देखिए कांग्रेस के पूरी पंक्ति के नेता कहीं ना कहीं आप देखिए बैकफुट पर जाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर होंगे। लेकिन ईडी और वो भी हवाला के आरोप में जब प्रियंका गांधी चार्जशीट में नाम आता है तो उसको लेकर बीजेपी अब लगातार एग्रेसिव रहेगी और कांग्रेस के आला परिवार यानी जो एक परिवार पूरी कांग्रेस चलाता है वो सीधा वार उस पर किया जाएगा। तो ये अब आने वाला समय कांग्रेस के साथ साथ गांधी परिवार भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर बैकफुट पर रहेगा। और तब देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव अब चंद महीने ही दूर हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर उस कांग्रेस पे भी पड़ेगा, उसकी रणनीति पर भी पड़ेगा और चुनाव पर भी पड़ेगा। और यही कारण है कि बीजेपी अब इसको एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर देख रही है और आने वाले दिनों पर इसमें आगे भी बीजेपी लगातार एग्रेसिव रहेगी, प्रोटेस्ट करेगी और ईडी भी आगे पूछताछ प्रियंका गांधी से कर सकती है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें कांग्रेस, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की आलाकमान पर बढ़ती चली जा रही हैं। चलो ठीक है, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल वो लेटर भी हम लगातार दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पाएंगे जो सीसी थम्पी है उनसे एक जमीन खरीदी गई और उसके बाद वही जमीन वापस से उन्हें बेचने का ये पूरा मामला है। फिलहाल ईडी ने जो चार्जशीट है वो दायर कर लिया जिसमें नाम प्रियंका गांधी वाड्रा का भी है। वो लेटर हम लगातार गीतू दिखा रहे, देखिए स्क्रीन पर, जिसमें सीसी थम्पा ये नाम का जिक्र भी किया गया है। जी बिल्कुल, और ये ईडी की चार्जशीट कॉपी है जिसमें नाम साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ पर प्रियंका गांधी का नाम भी सामने आ रहा है। जाहिर सी बात है रॉबर्ट वाड्रा का नाम तो पहले भी कई मामलों में सामने आया, लेकिन प्रियंका गांधी का नाम जिस तरह से सामने आया ईडी की इस चार्जशीट में, अब कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है पूजा। और ये चार्जशीट की कॉपी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से साफ तौर पर मेंशन किया गया है यहाँ पर कि रॉबर्ट वाड्रा की जो वाइफ है प्रियंका वाड्रा, वो भी इस डील में शामिल हुई है। तो सर्टेन फाइनेंशियल डीलिंग्स थी जो कि सीसीटी और रॉबर्ट वाड्रा के बीच में रही थी, वो ये हम आपको कॉपी दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए बीते कुछ सालों की अगर हम बात करें तो राजनीति में जिस तरह से सक्रिय नजर आई प्रियंका गांधी और अब उनका नाम सामने आ गया है जमीन घोटाले मामले में, तो अब देखना होगा कि क्या उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर इस मामले में राहत प्रियंका गांधी को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। 139वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस की मेगा रैली महाराष्ट्र के नागपुर में होगी। कांग्रेस की ये बड़ी रैली कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी इसमें शामिल हो रहे हैं। पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करेगी। कांग्रेस पार्टी आज 139वें स्थापना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के नागपुर में मेगा रैली का आयोजन करने जा रही है। हम हैं तैयार थीम के साथ पार्टी अपने 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी और आयोजन स्थल का नाम भारत जोड़ो मैदान रखा गया है। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्य पार्टी प्रमुख, पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। साथ ही रैली में देश भर के कार्यकर्ताओं के पहुंचने की भी तैयारी की गई है। कांग्रेस की मेगा रैली नागपुर में आयोजित हो रही है जहां आरएसएस का मुख्यालय भी है। कांग्रेस महाराष्ट्र यूनिट के चीफ नाना पटोले ने कहा है कि मेगा रैली में 2 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने नागपुर के ऐतिहासिक महत्व का हवाला देते हुए कहा कि ये कई आंदोलनों और क्रांतियों का केंद्र रहा है। कांग्रेस ने नागपुर में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी जिसके कारण 1947 में भारत को आजादी मिली थी। और देखिए गीतू, आपको याद भी होगा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निकाली थी और उसका प्रभाव भी लोगों पर पड़ता नजर आया था। बिल्कुल, तो पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रचार की अब शुरुआत कर रही है। जिस तरह से इस यात्रा को किया जाएगा 139वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस की ये मेगा रैली है, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ने की कोशिश रहेगी। नागपुर में कांग्रेस की बड़ी रैली होने वाली है और जिस तरह से पूजा बात आप कर रहे थे कि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के तहत लोगों के बीच राहुल गांधी की एक छवि बनी थी और स्पष्ट तौर पर 2024 के लिए भी हम कह सकते हैं कि एक शुरुआत, अच्छी शुरुआत कांग्रेस की तरफ से। ये तो स्थापना दिवस है। जब स्थापना दिवस के दिन हमारा कर्तव्य होता है कि एक बहुत बड़ी संख्या में हम मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं देश को कि कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा से कभी झुकने वाले नहीं है और अपने विचारधारा से आगे बढ़ेगी। और इसके लिए हम इस नागपुर से संदेश देना चाहते हैं
2024 का आगाज कर रहे हैं आज से, ये कह सकते हैं? ये देखो, हर चीज में इलेक्शन नहीं होता, ये तो सेलिब्रेशन है और इसमें हमारे लोगों को डेफिनेटली संदेश देंगे कि 2024 को भी हम उस दृष्टि से भी अपने को काम करना है। ये तो स्थापना दिवस है, जब स्थापना दिवस के दिन हमारा कर्तव्य होता है कि तो देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर में रैली का आयोजन 2 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है और कई आंदोलनों और क्रांतियों का केंद्र रहा है नागपुर। और इसको लेकर देखेगी तो कई कांग्रेसी नेता भी आज वहां पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पर पहुंचेंगे। कांग्रेस का स्थापना दिवस है, 2 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। कई आंदोलनों को लेकर भी यहां पर कहा जा रहा है कि क्रांतियों का केंद्र और कई आंदोलनों का केंद्र रहा है नागपुर। महंगाई के मुद्दे पर यहां पर जोर दिया जाएगा। इस रैली में तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी कांग्रेस सवाल उठाएगी। तो ऐसे कई मुद्दे रहेंगे जिस पर कांग्रेस के जो नेता है उनका जोर रहेगा और कांग्रेस के दिग्गज नेता रैली में शामिल होंगे। पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। तो हमें तैयार थीम है और 2024 के चुनाव अभियान की शुरुआत इसे माना जा सकता है। बिल्कुल, और देखिए 139वां साल आज कांग्रेस को पूरे हो चुके हैं। स्थापित हुए 28 दिसंबर 1885 को हुई थी स्थापना। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस। ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम ने की थी स्थापना। बिल्कुल, और ग्रेस का संस्थापक कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष 28 से 30 दिसंबर 1885 के बीच मुंबई में पार्टी का पहला अधिवेशन। कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलनों में शामिल रही। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया। आजादी से पहले पार्टी ने लगातार जो जंग थी वो लड़ी देश को आजाद कराने की, और उसके बाद भी लगातार आज भी लगभग कांग्रेस का उद्देश्य यही है। और स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष लवली ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि ऐसी गौरवशाली पार्टी के हम सदस्य हैं जिसने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान के लोकतंत्र बहाली की लड़ाई लड़ी, और आज 2023 में हमको उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए फिर लड़ना पड़ रहा है। सर, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नए नाम से भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, संविधान ने जो मूल अधिकार देश के नागरिकों को दिए हैं, उसमें बाकी अधिकारों के साथ सबसे बेसिक अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आज तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो निश्चित तौर पे जो है, इसलिए हम न्याय यात्रा कर रहे हैं कि हम उन लोगों की लड़ाई लड़ सके, संविधान के जो बेसिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी लड़ाई लड़ सके। सर, राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बोला है कि 1985 के दंगों के पीड़ितों को तो न्याय दिला नहीं पाए हैं और भारत न्याय यात्रा निकालने चले हैं। इस पर आपका क्या कहना है? चलिए, मुझे उम्मीद है कि वो शायद उन FIRs पे भी गौर करेंगे जो RSS के वर्कर्स के खिलाफ 1984 में हुई है, तो उनका ध्यान शायद उससे और भी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अरविंद सिंह लवली जी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं कंचन, न्यूज इंडिया। चले तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। आरजेडी जेडीयू 17 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस 6 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। तो बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूत। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में सीट शेयरिंग की डील फाइनल हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग में जेडीयू और आरजेडी के खाते में 17 सीटें आई हैं। वहीं दोनों पार्टियों ने कांग्रेस को 4 सीटें देने का फैसला किया है। कांग्रेस आला कमान को भी लालू और नीतीश ने इस बारे में बता दिया है। वहीं सीट शेयरिंग के बाद 40 में से बची 2 लोकसभा सीटों को लेफ्ट को दिया गया है। वाम दल 2 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे।
बिहार में बीजेपी को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार हो चुका है। और सीट शेयरिंग के बाद जनता दल यूनाइटेड 17, राष्ट्रीय जनता दल 17, कांग्रेस 4 और लेफ्ट 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि कौन सी सीट किसके खाते में गई है इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद बिहार की पार्टियों ने साफ कर दिया है कि यहां इंडिया गठबंधन मजबूत है। तय कर लीजिए, देर मत करिए, अब देर न रहे जी। हम 1 साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं। बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोग। तय कर लीजिए, देर मत करिए, अब देर न रहे जी। हम 1 साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं। बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। बिहार में इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मोहर लगा दी गई है। आरजेडी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जेडीयू और आरजेडी के खाते में 17 सीटें होंगी। तो दोनों पार्टियों ने कांग्रेस को 4 सीटें देने का फैसला किया है। तो 40 में से बची 2 लोकसभा सीटों को लेफ्ट को दे दिया जाएगा। वाम दल 2 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। वहीं जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी 17 सीट पर लड़ेगी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी 17 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस को 4 सीटें दी जाएंगी। 2 बची हुई सीटें लेफ्ट को दी जाएंगी। हालांकि 40 लोकसभा सीटों का जो समीकरण है बिहार में वो चुनाव से पहले तय हो चुका है। तो आरजेडी जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिहार में लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। 5 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं आरजेडी और जेडीयू 17 सीटें शेयर करेंगी। तो आरजेडी जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, जिस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया, उससे साफ समझा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में पूजा अब फिलहाल सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है गीतू कि चुनाव से पहले अगर सीटों के समीकरण की हम बात करें तो बिहार वो राज्य जहां सबसे पहला सीट का समीकरण जो है वो तय किया गया कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी। 40 लोकसभा की सीटें हैं। 40 लोकसभा सीटों पर जो ये समीकरण बना है, अब इस पर आखिर 2024 में किस तरह इंडिया गठबंधन परचम लहराएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक विजय न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए। अभिषेक, बिहार में 40 लोकसभा सीटें और सीटों का समीकरण जो है अब वो तय हो गया है। 17 सीटें, एक तरफ बराबरी और दूसरी तरफ कांग्रेस को 4 सीटें, 2 लेफ्ट को। बिल्कुल। देखिए पूजा, सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से। 17 सीटें जेडीयू, 17 सीटें आरजेडी, बचती हैं 6 सीटें क्योंकि बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं और अब 6 सीटों में लेफ्ट और कांग्रेस, इन दोनों के बीच बंटवारा होना है। लेफ्ट कितने सीटों पर मानती है, कांग्रेस क्या 4 सीटों पर राजी है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। क्योंकि कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है। हालांकि बिहार में पिछले कुछ वक्त से लगभग 30 सालों का इतिहास हम देखें तो कांग्रेस के लिए ज्यादा कुछ खास बिहार में रहा नहीं है, लेकिन कांग्रेस खुद को रिवाइव करने की कोशिश लगातार बिहार में कर रही है। तो अब ऐसे में यह देखना अहम होगा कि क्या जो 17 सीटों का फॉर्मूला फिलहाल निकल करके बिहार से आ रहा है कि 17 आरजेडी 17 जेडीयू, क्या इससे कांग्रेस सहमत होगी, और अगर सहमत है तो फिर क्या 4 सीटों तक सिमट करके रह जाएगी कांग्रेस, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। और दूसरी तरफ अगर देखें, इसका एक मैसेज जो है वो हर स्टेट में जाएगा और हर स्टेट में क्षेत्रीय पार्टियां अपना प्रभुत्व रखती हैं
उनमें अगर आप देखिए पड़ोसी राज्य बिहार के देख लें तो फिर झारखंड में आप चले जाइए तो जेएमएम अपने हिसाब से सीट बांट लेगी कि यहाँ पे हमारा प्रभुत्व ज्यादा है तो हम आपको इतनी सीटें देते हैं, आप इतने पे मान जाओ। पश्चिम बंगाल चले जाइए, वहां पे टीएमसी अगर कहती है कि 42 सीटों में से चलिए 38 सीटें या 39 सीटों पे हम लड़ते हैं, 2 या 3 सीटें आप ले लीजिए क्योंकि आपका अस्तित्व तो यहाँ पे ज्यादा कुछ खास है नहीं। उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति होगी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं तो समाजवादी पार्टी ये कहेगी 75 सीटों पर हम लड़ते हैं, 5 सीटें आप रख लीजिए। तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को अगर आप मिला दें और झारखंड को मिला दें, लगभग 150 सीटों के करीब ये आंकड़ा पहुंचता है। तो 150 सीटों में अगर कांग्रेस 10 या 15 सीटों पे लड़गी, फिर जो बड़े भाई की भूमिका है उस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठेगा। तो अब ऐसे में क्या कांग्रेस 4 सीटों पे राजी होगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि आधिकारिक तौर पे फिलहाल इसको लेकर के कोई बयान नहीं आया है और इंतजार इस चीज का रहेगा कि इस पर आधिकारिक बयान आए कि क्या वाकई में ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कंफर्म हो गया है। बिल्कुल। और जिस तरह से अभिषेक ये माना जाता है कि जो कांग्रेस है वो राष्ट्रीय पार्टी है और ऐसे में यहाँ पर सीटों का नुकसान हम इसे मानेंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन में जिस तरह से साझेदारी की बात कही जा रही है, लेकिन हमने देखा मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में हुए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अलग रहकर इन चुनावों को लड़ा। तो क्या ऐसा असर लोकसभा चुनाव में भी देख सकते हैं? नहीं, देखिए जो गठबंधन है, जो INDIA अलायंस बना है, वो विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बना था। ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि ये गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए बना है। लोकसभा चुनाव में चुनौतियां जरूर हैं इस गठबंधन के सामने, जिनमें संयोजक अभी तक तय नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे जो कि इस गुट का हिस्सा हैं, INDIA अलायंस का हिस्सा हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि संयोजक जल्द से जल्द तय कर लिया जाना चाहिए। अभी जो हाल ही में दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें, उससे पहले उन्होंने ये बोला था। तो संयोजक अभी क्लियर हुआ नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर के ही सबसे बड़ी पेच फंसने वाली थी इस अलायंस में, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं वो उनके पास तो वो अपना एक लिमिटेड क्षेत्र है। जेडीयू और आरजेडी एक राज्य तक सीमित है, टीएमसी एक राज्य तक सीमित है, समाजवादी पार्टी एक राज्य तक सीमित है। तो अब ऐसे में ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, क्या अपने प्रभुत्व को कम होने देंगी? और अपने प्रभुत्व को अगर ये कम नहीं होने देती हैं तो फिर चुनौतियां इन स्टेट में, खास करके हिंदी भाषी राज्यों में अगर आप देखें, यूपी सबसे बड़ा हो जाता है। दिल्ली में वैसी ही स्थिति होगी। आम आदमी पार्टी कहेगी कि 7 में से 7 सीटों पे हम लड़ेंगे। कहा जा सकता है कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हो सकता है, जिस तरह बिहार में हमें फॉर्मूला देखने को मिला कि क्षेत्रीय पार्टियों को तवज्जो दिया जाए, और अगर तवज्जो दी जाती है तो कांग्रेस आखिर क्या इस पर साफ तौर पर अपना स्टैंड ले पाएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।